तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, इस चैप्टर की बात कर लेते हैं हम। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या लिखा गया है कि हमें ये पता है जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो 29% ऑफ द अर्थ सरफेस को ऑक्यूपाई करते हैं और बाकी जो है वो ओशियनिक वाटर्स है, ये हमें पता है। और जो पोजीशंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की जो पोजीशंस है जो हम मैप में देखते हैं वो ऐसी हमेशा नहीं थी, जैसी हमें आज दिखती है वो ऐसी हमेशा पास्ट में नहीं थी। और ये एक वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है कि ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन या जो आज की पोजीशन है उसको भी आने वाले समय में उनकी वो पोजीशन भी नहीं रहेगी। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट वर देयर पोजीशंस इन द पास्ट, कि पास्ट में उनकी पोजीशंस क्या थी और उन्होंने व्हाई एंड हाउ डू दे चेंज देयर पोजीशंस, उन्होंने कैसे और क्यों अपनी जो पोजीशंस थी वो चेंज करी। ठीक है, अब ये पता है कि ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स हैव चेंज्ड एंड दे आर चेंजिंग देयर पोजीशंस, उनकी उन्होंने अपनी जो पोजीशंस है वो चेंज की है पास्ट में और वो अभी भी चेंज कर रहे हैं। आप ये जान के हैरान होंगे या वंडर करेंगे कि साइंटिस्ट को ये चीज कैसे पता लगी, उन्होंने उसकी जो अर्लियर पोजीशंस थी उसको कैसे पता किया। तो यही सारी चीजों का जवाब हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, आप शेप ऑब्जर्व कीजिए किसका, कोस्टलाइन ऑफ एटलांटिक ओशियन। जो एटलांटिक ओशियन है अफ्रीकन और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बीच में जो हमारा ओशियन लाई करता है, दैट इज योर एटलांटिक ओशियन। आप उसकी अगर कोस्ट लाइन देखें तो यू विल बी सरप्राइज बाय द सिमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशियन। उसकी जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा सिमेट्रिक है आइदर साइड ऑफ द ओशियन के। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सिमिलैरिटी को ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया कि पहले जो दो अमेरिका थे, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जो थे वो एक कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि वो आपस में जुड़े होंगे। एक जो डच मैप मेकर थे अब्राहम ऑर्टिलियस, उन्होंने ये चीज बताई थी कब, 1596 में। उसके बाद ऑन्टेनियो पेलिग्रिनी थे, इन्होंने एक मैप बनाया था जिसमें तीनों कॉन्टिनेंट्स को उन्होंने जुड़ा हुआ दिखाया था। लेकिन ये एक पर्सन थे, दैट वाज अल्फ्रेड वेगनर, अ जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये एक थ्योरी के फॉर्म में इस चीज को पेश किया एंड दैट वाज नोन एज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन 1912। तो 1912 में जो आपके अल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने एक थ्योरी के रूप में इसको प्रपोज किया एंड दैट थ्योरी वाज नोन एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और ये रिगार्डिंग थी किसके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड दी कॉन्टिनेंट्स। अकॉर्डिंग टू वेगनर के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास एंड मेगा ओशियन सराउंडिंग द सेम। कि पहले सारे के सारे कॉन्टिनेंट, जो आज हम सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, वो पहले किसी जमाने में, किसी समय में एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास रहे होंगे और उनके चारों तरफ एक मेगा ओशियन होगा, यानी कि सारे के सारे जो ओशियंस हैं आज, वो सारे के सारे ओशियंस जो होंगे वो भी जुड़े हुए होंगे। और जो मेगा कॉन्टिनेंट था उसको बोला गया था पेंजिया। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेंजिया। पेंजिया बोला गया है द सुपर कॉन्टिनेंट जो पहले पूरा का पूरा एक हुआ करता था, विच पेंट ऑल अर्थ। और जो मेगा ओशियन है जो सराउंड करता था उसको बोला गया है पेंथालासा। ये भी नाम याद रखिएगा, पेंथालासा इज द मेगा ओशियन और पेंजिया इज द सुपर कॉन्टिनेंट। तो पेंथालासा का मतलब है ऑल वाटर। तो उन्होंने ये बोला कि आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था वो बिगेन टू स्प्लिट, वो टूटना शुरू हुआ। पेंजिया पहले दो कॉन्टिनेंटल मासेस में टूटा एज लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, फॉर्मिंग द नॉर्दर्न एंड सर्दर्न कंपोनेंट्स। तो जो आपका नॉर्दर्न कंपोनेंट था दैट वाज लॉरेशिया और जो सर्दर्न कंपोनेंट था दैट वाज गोंडवाना लैंड। और उसके बाद जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड थे वो फिर से ब्रेक करना कंटिन्यू करते रहे और वो स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स में, जो आज स्मॉलर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करते हैं, उनमें ब्रेक करके। और इस एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज या बहुत सारे एविडेंसेस दिए गए इस थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए। आइए देखते हैं क्या है वो एविडेंसेस। पहला एविडेंसेस है मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स मतलब जिग्सॉ फिट। आपने ये जिग्सॉ पजल वाला जो गेम है जो बचपन में आप लोगों ने सबने देखा होगा, जिसमें कुछ ड्राइंग वगैरह होती थी जिसको हमें एक स्मॉल पार्ट से जोड़ के बनाना होता था, दैट वाज नोन एज अ जिग्सॉ पजल। तो उस तरीके की बात की गई है। आप शोर लाइन देखें अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो फेस कर रहे हैं ईच अदर, उनका जो है बहुत ज्यादा रिमार्केबल और अनमिस्टेकेबल मैच है, यानी कि ऐसा लगता है कि वो दोनों कभी आपस में जुड़े हुए थे। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग है, यानी कि जो कार्बन डेटिंग का जो मेथड होता है, उससे ये पता लगा है जो रॉक फॉर्मेशन है फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द वास्ट ओशियन, उसके बारे में पता लगा है। उससे ये पता लगा है कि जो एंशिएंट रॉक की बेल्ट है ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। जो ब्राजील आपका जो अमेरिका का पार्ट है, साउथ अमेरिका का पार्ट है, उसमें से जो एंशिएंट रॉक्स की बेल्ट मिली है वो वेस्टर्न अफ्रीका के जो रॉक्स है उनसे मैच करती है।
और जो अर्लियर मरीन डिपॉजिट्स हैं अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका और ऑफ जुरासिक एज। जो मरीन डिपॉजिट्स हैं वो कब के हैं? जुरासिक एज के। ये जुरासिक एज कब की है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये जुरासिक एज जो है दैट इज योर मिडिल पार्ट ऑफ द मीजोजोइक एरा। एक मीजोजोइक एरा था, उसका मिडिल पार्ट है ये, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप, मीजोजोइक एरा का मिडिल पार्ट है। दिस इज द मिडिल ऑफ मीजोजोइक एरा, और मीजोजोइक का मतलब होता है एज ऑफ रेप्टाइल्स। ये याद रखिएगा, इट इज एज ऑफ रेप्टाइल्स, करेक्ट। और मीजोजोइक एरा जो है वो 56 मिलियन ईयर्स का पीरियड था, एक 56 मिलियन ईयर्स का पीरियड था, और ये स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द एंड ऑफ ट्रायासिक पीरियड। एक पीरियड था दैट वाज नोन एज योर ट्रायासिक पीरियड, वहां से ये स्टार्ट होता है। ट्रायासिक पीरियड आपका स्टार्ट होता है 201.3 मिलियन ईयर्स अगो से टू बिगिनिंग ऑफ एक पीरियड और था क्रिटेशियस पीरियड, ओके, क्रिटेशियस पीरियड। और क्रिटेशियस पीरियड था आपका लगभग 145 मिलियन ईयर्स अगो, ओके। तो जो आपका ये जुरासिक एज है, इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द मीजोजोइक एरा। ये 56 मिलियन ईयर्स का एक पीरियड था फ्रॉम द एंड ऑफ ट्रायासिक पीरियड विच वाज 201.3 मिलियन ईयर्स अगो टू द बिगिनिंग ऑफ क्रिटेशियस पीरियड विच वाज 145 मिलियन ईयर्स अगो, ओके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टिलिट्स की। टिलिट होता है बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स। जो गोंडवाना सिस्टम था दैट वाज द सदर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया, उसके जो सेडिमेंट्स थे फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। और वो 6 सदर्न हेमिस्फीयर में जो पार्ट्स थे, काउंटर पार्ट्स थे, वो कौन कौन से थे? अफ्रीका में फाल्कलैंड आइलैंड, माडागास्कर, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया में। Overall resemblance of Gondwana type sediments clearly demonstrate that these land masses had remarkably similar histories। तो यानी कि यहां से भी ये चीज पता लग रही है कि ये कभी ना कभी एक पार्ट होते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स की। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स आपके इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ valuable minerals formed by gravity separation from specific source rock, ओके। ये प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं। तो जो घाना कोस्ट पे जो प्लेसर डिपॉजिट्स मिले हैं, किस चीज के? गोल्ड के जो प्लेसर डिपॉजिट्स मिले हैं घाना कोस्ट में, और लेकिन उनका जो सोर्स रॉक है, घाना आपका कहाँ है? अफ्रीका में है। तो घाना कोस्ट अफ्रीका में है बेसिकली घाना। तो घाना की अगर हम बात करें तो वहां पर ये जो प्लेसर डिपॉजिट्स मिले हैं गोल्ड के, लेकिन वहां पर सोर्स रॉक जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। उनका सोर्स रॉक कहाँ है? वो है ब्राजील में, यानी कि साउथ अमेरिका में। तो इसका मतलब क्या है कि जो घाना के प्लेसर डिपॉजिट्स हैं वो कहां से आए हैं? ब्राजील प्लेट्यू से। और ये कब हुआ होगा? जब ये दोनों कॉन्टिनेंट एक साइड में, मतलब साइड बाय साइड लाई करते होंगे पहले के एरा में, ओके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स की। तो देखिए फॉसिल्स की हम बात कर लेते हैं तो माडागास्कर और अफ्रीका, माडागास्कर एक आइलैंड है अफ्रीका के पास। वहां पर उस लैंडमास को, जबकि इंडिया, माडागास्कर और अफ्रीका में एक लेमर नाम का एक मैमल हुआ करता था, तो इस तीनों कॉन्टिनेंटल मासेस को बोला जाता था लेमुरिया, ओके। फिर एक मीजोजोरस हुआ करता था, एक स्मॉल रेप्टाइल दैट वाज अडेप्टेड टू शैलो ब्रैकिश वाटर, ओके। वो शैलो ब्रैकिश वाटर को अडेप्टेड था, और द स्केलेटन्स ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन 2 लोकेलिटीज। तो इसके स्केलेटन्स जो है वो केवल 2 जगह पाए जाते हैं। वन इज सदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका और इरावर फॉर्मेशंस इन ब्राजील। लेकिन आज की डेट में ये जो दोनों प्लेसेस हैं ये लगभग 4800 किलोमीटर अपार्ट है, लेकिन इनके जो आपका ये स्केलेटन्स पाए गए हैं वो केवल इन्हीं 2 जगह पे पाए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जगह जो है वो कभी ना कभी एक जगह पे होंगी, ठीक है। ब्रैकिश वाटर की यहाँ पर एक बात की गई है, एक कंसेप्ट यहाँ पर है, एक वर्ड है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर बेसिकली होता है एक ऐसा वाटर जिसमें 0.5 से लेकर
30 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट हो, 30 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट हो पर लीटर ऑफ वाटर, ओके, पर लीटर ऑफ वाटर, पर लीटर ऑफ वाटर। बेसिकली इसको हम 0.5 to 30 पार्ट्स पर 1000 के फॉर्म में भी डिनोट करते हैं। और जो सैलिनिटी है ब्रैकिश वाटर की वो फ्रेश वाटर से ज्यादा होती है, फ्रेश वाटर से ज्यादा होती है और सी वाटर से कम होती है। ये आप ध्यान रखेंगे अबाउट दी ब्रैकिश वाटर। तो हमने ये बात कर ली कि क्या एविडेंसेस दिए गए कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था उसके फेवर में क्या एविडेंसेस दिए गए। अब हम बात कर लेते हैं कि जब फोर्सेस थे, व्हाट वर द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ये ड्रिफ्टिंग के लिए, जो हमने बात करी कि कॉन्टिनेंटल आपस में ड्रिफ्ट किए, क्या फोर्सेस थे जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो इसके लिए दो फोर्सेस की बात की गई है, वन इज योर पोल फ्लीइंग फोर्स और अदर फोर्स जो है वो है टाइडल फोर्स। पोल फ्लीइंग फोर्स इज रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। हमें पता है कि अर्थ जो है इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट हैज अ बल्ज एट द इक्वेटर, और ये बल्ज क्यों है, दिस इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और जो सेकंड फोर्स जो वेगनर ने सजेस्ट किया था दैट वाज द टाइडल फोर्स। और टाइडल फोर्स क्या होता है, इट इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन दैट डेवलप्स टाइड्स इन द ओशियनिक वाटर्स। ओके, जो ज्वार आते हैं उनके वो किससे रिलेटेड है, आपके मून और सन के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो ये सेकंड फोर्स बताया गया है, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग बाय वेगनर। ओके, और वेगनर बिलीव्ड दैट दीज फोर्सेस वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मेनी मिलियन ईयर्स। ये फोर्स का इफेक्ट तभी होगा जब ये बहुत ज्यादा मिलियन ईयर्स तक ये चीजें अप्लाई की गई हों। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स ने इन फोर्सेस को टोटली इनएडिक्वेट बताया। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज के बाद क्या हुआ। पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज के बाद ये हुआ कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए था, मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस वाज कलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल एरियाज। ओके, कॉन्टिनेंटल एरियाज से जो एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए गए, जैसे कि आपके फ्लोरा फौना है, डिपॉजिट्स लाइक टिलेट है। ओके, और उसके बाद जो नंबर ऑफ डिस्कवरीज हुई कब, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो आपकी डिस्कवरीज हुई, उन्होंने न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करी किसमें, जियोलॉजिकल लिटरेचर में। और पर्टिकुलरली द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ओशियन फ्लोर मैपिंग प्रोवाइडेड न्यू डायमेंशंस फॉर द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड करंट्स। ओके, ये ओशियन फ्लोर मैपिंग वगैरह क्या है ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की। एक पर्सन हुआ करते थे आर्थर होम्स, उन्होंने 1930s में एक पॉसिबिलिटी बताई किसकी, कन्वेक्शन करंट्स की ऑपरेटिंग इन दी मेंटल पोर्शन। मेंटल पोर्शन में कुछ कन्वेक्शन करंट्स की उन्होंने पॉसिबिलिटी बताई। और ये करंट्स किस वजह से आए, ये करंट जनरेट हुए ड्यू टू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन। थर्मल डिफरेंसेस मतलब टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। तो होम्स ने ये बोला कि देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट्स इन द एंटायर मेंटल पोर्शन। तो पूरे मेंटल पोर्शन में इस तरीके के जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इश्यू ऑफ द फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेम्परेरी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बेसिकली ये उनका एक एक्सप्लेनेशन था कि वो फोर्सेस के बारे में बताएं कि जो ये फोर्सेस थे जिसके बेसिस पे उन्होंने डिस्कार्ड करा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, कि ये फोर्सेस का मेजर कॉज क्या है। और उन्होंने बताया कि जो मेजर कॉज है दैट इज योर कन्वेक्शनल करंट्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर की। मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर का मतलब यह है कि जो डिटेल रिसर्च की गई ओशियन कॉन्फ़िगरेशन की, उसने ये बताया कि जो ओशियन फ्लोर है इट इज नॉट जस्ट अ प्लेन बट इट इज फुल ऑफ रिलीफ। मतलब जो ओशियन का फ्लोर है, जो ओशियन फ्लोर है वो एक प्लेन नहीं है बल्कि फुल ऑफ रिलीफ है। वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। उसमें यह बताया गया कि वहां पर सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस हैं, सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस हैं एज वेल एज डीप ट्रेंचेस भी हैं। ओके, और वो कहां पर है, दे आर लोकेटेड क्लोजली टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। फिर कुछ मिड ओशियनिक रिजेस भी हैं, आर फॉर्म टू बी मोस्ट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ वॉल्केनो। कुछ मिड ओशियनिक रिजेस भी हैं जो आपके वॉल्केनिक इरप्शंस के मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव है। और जो रॉक्स के बारे में हमने वहां से पता किया ओशियनिक क्रस्ट से, वहां से ये पता लगा कि वो जो रॉक्स है दे आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल एरियाज। जो कॉन्टिनेंटल एरियाज में जो रॉक्स फाउंड हुए थे वहां से वो बहुत ज्यादा क्या है, यंग है। और जो रॉक्स है वो आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द ओशियनिक रिज। ओशियनिक रिज हम अगले बाद में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में। ओशियनिक रिज बेसिकली ये होता है कि उसके अंदर कोई इस तरीके का कोई माउंटेन टाइप का बना होगा। ओके, किसके अंदर, ओशियन फ्लोर के अंदर। तो बेसिकली इससे अगर आप देखें जो इसकी क्रेस्ट है, ये इसकी क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट से अगर हम बात करें तो इस क्रेस्ट से जब हम इधर को और इधर की तरफ को बढ़ेंगे तो आइदर साइड ऑफ द ओशियनिक रिज और हैविंग इक्विडिस्टेंट लोकेशन फ्रॉम द क्रेस्ट, यानी कि अगर हम यहां से बात करें ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अगर हम देखें और ये डिस्टेंस अगर सेम है तो यहां पर और यहां पर जो रॉक्स पाए गए हैं दे हैव फाउंड टू हैव रिमार्केबल सिमिलैरिटीज बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स एंड देयर एज, यानी कि उनके कंस्टिट्यूएंट्स भी सेम है और उनकी जो एज है वो भी सेम है। ओके,
तो ये हमने अभी पढ़ा बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, उसके बारे में क्या एविडेंसेस दिए गए और किस तरीके से जब हमें ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता लगा तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या थ्योरीज दी जिसके बेसिस पे हम उसको डिस्कार्ड करते चले गए। ओके, इसके बाद इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे ओशियनिक फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और रिलेटेड कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स।